आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज बाड़ा विधानसभा में। और मेरे साथ यहां पे बीजेपी के युवा विधायक पूर्व सुखविंदर सिंह मैंडी, जो पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के और युवा भी हैं। उम्र मात्र अभी इनके 28 साल 30 साल के आसपास, और उस समय ये विधायक बने। तो आज बाड़ा विधानसभा की जनता के बेबाक सवाल पूछेंगे हम आपसे। आप अपने बाड़ा विधानसभा के विधायक पूर्व हैं, इनका भी दायित्व बनता, फर्ज बनता है। बाड़ा विधानसभा में अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है, आप इनसे बेबाक तरीके से फ़ोन द्वारा अभी कॉल कीजिए, फ़ोन उठाइए अपना, इनसे बातचीत कर सकते हैं। और कृषि बिलों के ऊपर भी बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे सुखविंदर सिंह मैंडी के साथ। मेरे साथ ये दूसरी बार ही हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत में सम्मिलित हुए हैं। और सुखविंदर सिंह पहले इनके दादा परदादा 16 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। और ये 16वीं बार ये राजनेता के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, गद्दी संभाली है। इनके दादा परदादा, इनके पिताजी लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और राजनीतिक ही इनका परिवार रहा है। सुखविंदर सिंह मैंडी 5 साल बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, और इसके साथ साथ लोहारू विधानसभा क्षेत्र को भी संभालते थे, क्योंकि वहाँ बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं था। तो वहाँ भी देखरेख का कार्य इनके ही जुम्मे छोड़ा गया था। तो आप अभी अपना फ़ोन उठाइए और सुखविंदर सिंह मैंडी के साथ आप अपने फ़ोन नंबर हम बताएंगे आपको, 9588 आप नंबर नोट कर लीजिए हमारे, 9588 पे अभी कॉल कीजिए। सुखविंदर सिंह मैंडी जो युवा बिल्कुल छोटी उम्र के ये विधायक बने हैं, शायद ही बीजेपी में सबसे छोटी उम्र के विधायक ये बने हैं बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। और राजनीतिक परिवार है, 16 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दादा परदादा पिताजी से लेके और आज तक ये बेबाक तरीके से बात करेंगे। अभी आप घंटी घुमा दीजिए और इनसे आप अपना जान सकते हैं इनके पर्सन क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में समस्या आ रही है। सुखविंदर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मुन्ना जी, और आपके सहयोगी प्रिंस का भी। आपके इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं जो लगातार इस चैनल को देखते हैं, जो हरियाणा की छोटी बड़ी खबरों को लेके या आप राजनीतिक तौर के ऊपर अपने लोगों के जो आप मुद्दे हैं उनको राजनीतिक लोगों के समक्ष उठाने का जो आपका चैनल काम करता है, इसके लिए आपको बधाई भी, शुभकामनाएं भी और धन्यवाद भी कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि हम बैठ के जिस प्रकार की समस्याएं हमारे क्षेत्र में हैं या किस प्रकार की आपके जहाँ तक के दर्शक हैं, मैंने आपके पीछे भी देखा है कि विदेशों से भी आपके पास इस तरह की लाइव चैटिंग के दौरान कॉल्स आते हैं, हरियाणा प्रदेश से या देश के अलग अलग कोनों से कॉल भी आते हैं। लोग आपके अलग अलग हिस्से से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी ऐसे मुद्दे देश में भी होते हैं, कई मुद्दे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, कई ऐसे भी विषय होते हैं जिसके अंदर बहुत लंबे समय से व्यक्ति कोई भी अपना संघर्ष कर रहा है वो प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, और उन मुद्दों तक हम भी कई बार नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे ये एक अच्छा क्षण होता है कि आपके द्वारा या इस तरह के जो आप लाइव टेलीकास्ट करते हैं उनके द्वारा हम काफ़ी चीज़ें ऐसी ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बताइए सुखविंदर जी, 16 बार चुनाव लड़ चुके हैं आप, आपके दादा परदादा, और मैं आपके रिएक्शन भी हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। अगर चेहरे से थोड़ा सा मार्क्स नीचे कर दीजिए, मार्क्स आपने लगा रखा है कि लोग कह रहे हैं कि हम इनका रिएक्शन भी साथ साथ देखना चाहते हैं सुखविंदर सिंह मैंडी का। हमारे पर्सन में उनका चेहरे का रिएक्शन होता क्या है जी, बताइए कौन सा बोल रहे हैं। हेलो, हाँ जी सज्जन सिंधवा जी तोसाम से बताइए, पहला हमारा कॉलर है आपके लिए, क्या पूछना चाहता है हम इनसे ले लेते हैं। हाँ जी सज्जन सिंधवा जी तोसाम से बताइए। मैं निसार जी पूछना चाहता हूँ कि किसान 5 महीने से वहाँ बैठे हैं, क्या आपका थोड़ा बहुत भी दिल नहीं पसीजा है? ठीक है जी, थैंक यू। 5 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर बैठे हैं, क्या आप एक किसान परिवार से आते हैं और आपका क्या थोड़ा बहुत भी दिल नहीं पसीजा है?
बिल्कुल बिल्कुल सज्जन सिंधवा जी, आपका वाजिब सवाल अभी पूछ लेते हैं सुखविंदर सिंह मेंढी, और वास्तव में ही बहुत कम दिखाई दिए हैं किसानों के मुद्दे पे, ना बोले हैं और ना ही पार्टी के पक्ष में बोले अब तक ये। ठीक है, थैंक यू साहब। सुखविंदर सिंह पहला कॉलर है आपके लिए, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा है कि 5 महीने हो गए किसानों को बैठे बॉर्डर पे। आप कहते हैं बार बार, ये कह रहे हैं कि बार बार बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूं और मैं किसानी से जुड़ा हूं और हमारे दादा परदादा भी किसान से, बार बार आप बोलते हैं सभाओं में, इन्होंने कहा है। लेकिन आज तक आपका दिल नहीं पसीजा, 5 महीने हो गए आपने एक वर्ड भी नहीं बोला किसानों के लिए, तो फिर क्या कहेंगे इसमें? देखिए, शायद इन्होंने, और ये सज्जन सिंधवा है जी, शायद इन्होंने सुना नहीं होगा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि इस 5 महीने के दौरान भी लोगों में जो भी खुशी गमी की बात होती है, क्योंकि अभी सरकार में सीधे तौर पे कोई दायित्व मेरे पास नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी लोगों में कोई खुशी गमी होती है, उसमें लगातार जाना रहता है। किसान की कोई बात होती है, और अगर बात की जाए कि जो 5 साल का 2014 से 2019 का मेरा टेन्योर रहा, उस टेन्योर के दौरान मैंने किस प्रकार से हर धरने के अंदर, हर प्रदर्शन में किसान के हित की कोई बात थी, तो मैं तो लगातार जाने वाला व्यक्ति रहा हूँ, यहाँ के लोग जानते हैं। जी। अगला कॉलर है, इसका ले लेते हैं। तो सज्जन सिंधवा जी, आपका पर्सन शायद ही आप संतुष्ट हैं या नहीं है ये तो आप जाने, लेकिन जी आपने संतुष्ट शायद ही किया नहीं उनको। उन्होंने कहा कि एक पक्ष में नहीं बोले अब तक आप किसानों के पक्ष में, उन्होंने ये कहा है। तो किसान के बेटे बार बार बोलते हैं, आप सभाओं में बोलते हैं, तो क्यों नहीं बोले? उन्होंने ये प्रश्न पूछा आपसे। हम 5 महीने हो गए बैठे, हम भी किसान के बेटे हैं। देखिए, किसान की जहाँ बात आती है उसमें मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किसान का बेटा हूँ या नहीं, कि हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग रहे हैं। और जैसा आपने शुरुआत में सभी दर्शकों को, सभी साथियों को बताया कि हमने 16 बार चुनाव लड़ा है, और 16 बार चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए है कि हम किसान के साथ या यहाँ के लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। उनके जो लोकल मुद्दे रहे हैं उनके ऊपर भी, उनकी जो बातें हैं उनके ऊपर भी हम लगातार अपने आप को आगे रखते रहे हैं। जब मेरे पास समय था 5 वर्ष का, उस दौरान का आप समय निकाल के देखिए, इस 5 महीने का भी अगर आप समय निकाल के देखेंगे, तो मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, अब मैं कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं कि भाई मेरी बातों से पूरे प्रदेश में या देश में फर्क पड़ता हो, लेकिन विधायक हैं आप, क्योंकि युवा विधायक, युवा दिलों की धड़कन सुखविंदर सिंह मेंढी, और बहुत बड़ा कद है। अगर पूर्व विधायक ये बोले कि किसान वास्तव में ही वाजिब हैं या गलत हैं, बहुत बड़ा असर जाता है ऊपर तक आपका। नहीं, देखिए, किसान की आप अगर बात को व्यवहारिकता से देखेंगे तो आज से पहले जब भी आप 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने से लेके और मैं तो आज तक का भी समय ये बताता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा उदाहरण, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, भाई संडवा से बता रहे हैं ये भी, तो आप ये बताइए कि किसान की हालत तो हमेशा से इसी प्रकार की कमज़ोर होती गई है। और कौन सा ऐसा किसान है जिसने अपनी ज़मीन से, अपनी उपज से पैदा करके, वो बेशक बिजनेस से कुछ भी अपना काम करता हो, लेकिन अपनी ज़मीन, सिर्फ ज़मीन से, जिसके पास 1-2 एकड़ ज़मीन है, उससे अपने संसाधन इतने बढ़ा लिए हो, ऐसा नहीं है। उसका बड़ी मुश्किल से घर खर्च चलता है। तो आज जिस प्रकार की ये बातें हैं, जो बैठे हैं किसान, वो कोई सिर्फ इस बिल के लिए नहीं है, वो इतने लंबे समय से जो चीज़ें चली आ रही थी, आज उनको एक ये उम्मीद है कि अगर कुछ इसमें बदलाव हो सकता है, कुछ हमारा ढांचा बदल सकता है, कुछ हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर ध्यान दिया जा सकता है, तो वो ये सरकार दे सकती है। और आज ये मौका है, ये संगठित इस प्रकार से हो गए, तो आज ये एक मौका है कि हम अपनी और भी जितनी बातें हैं, क्योंकि ये 3 बिलों की बात एक ली नहीं, उसके बाद MSP का भी आपने देखा होगा बात आ गई, कोई बिजली बिलों की बात आई, कोई पराली को लेके बातें आई, इस प्रकार से अनेकों अलग अलग धरनों पे अलग अलग मुद्दे हैं। तो उनके अनुसार आज ये है कि आज हम जितने भी प्रयास करें, तो आज हमारे पास मौका है कि हमारे पास ऐसी सरकार है जो हमारा काम कर सकती है। तो इसलिए सब लोग बैठे हैं, और हमारी हमेशा से ये इच्छा रही है कि भी किसान की अगर कोई बात है, उसको बेझिझक तौर पे, क्योंकि हम चुनाव के दौरान ये कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के साथ रहे हैं, और फिर 5 साल का समय फिर बीत जाता है, किसान को वही हासिल होता है कि हाँ भाई देखो, पहले 5 साल पहले हमसे वोट लेने टाइम क्या कहा था, और आज हमें फिर उसी स्तर के ऊपर छोड़ दिया, या कहीं ना कहीं कम हो गया। तो ये समय है, समय अनुसार सारी चीजें होती है। और आज भी अगर इनकी कोई बात है, तो व्यवहारिक तरीके से सरकार को भी, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको सुनना भी चाहिए। और पिछले 5 महीने के दौरान हमने ये देखा भी है कि काफी दौर की वार्ता भी हुई है, तो चर्चाएं हैं, बातचीत से ही बात आगे निकलेगी, उसका हल निकलेगा। थैंक यू साहब।
जी अगले कॉलर हमारे पास जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। सुखविंदर सिंह मेंढी मेरे साथ बने हुए बाढ़ ऐसे पूर्व विधायक बीजेपी के युवा और सबसे छोटी उम्र के विधायक बन चुके हैं ये, और मेरे साथ बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। अभी अपना फोन उठाइए फटाफट, अपने प्रश्न आप कर सकते हैं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई समस्या वो भी पूछ सकते हैं आप साथ साथ, और कृषि जो बिल है उनके ऊपर बेबाक तरीके से बातचीत कर सकते हैं। सुखविंदर सिंह मेंढी मेरे साथ बने हुए हैं, इनसे जानते हैं। जी अगला कॉलर है वो ले लेते हैं आपके लिए। जी भाई नाम बताइए सर। जी मैं डॉक्टर सेवानंद शर्मा बोल रहा हूँ। डॉक्टर देवानंद शर्मा जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? सेवानंद शर्मा। अच्छा शिवानंद जी बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? चरखी दादरी से। चरखी दादरी से, ठीक है जी। विधायक जी से पूछो कि 5 साल में सत्ता सुख भोगते हैं और फिर जब इलेक्शन आते हैं तो फिर किसानों के घरों में खेतों में लामणी करने के लिए चले जाते हैं बड़े बड़े नेता, लेकिन फिर 5 साल तक फिर किसान को नहीं पूछते। तो ये कब तक चलता रहेगा ऐसा सिलसिला? जी बाकी कोई खास पर्सन नहीं है, फिर भी जी चरखी दादरी से मैं सुखविंदर जी को हम बता देते हैं इनको पर्सन कैसा। ये कह रहे हैं कि 5 साल तक मिसयूज करते हो आप किसानों को, तो ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद फिर दोबारा आ जाते हैं आप और वोट मांग लेते हैं, किसान के लिए कुछ करते नहीं हो, सत्ता सुख भोगते हो, मजे लेते हो सत्ता का। तो ये इनका ये कहना है। समझ गया इनकी बात। देखिए जो एक विषय उठाया है बड़ा गंभीर है, और ये मैंने शुरुआत में बताया कि आज का विषय नहीं है। आप देश को आज़ाद हुए उससे लेकर लगातार चुनाव को आप देखते आइए, उनकी जो रिकॉर्डिंग जिनकी भी मिलेगी सबको आप देखते आइए, और ये किसान के साथ हमेशा से होता आया है कि चुनाव के दौरान जिसने अगर कभी एक अढ़ाई भी अपने खेत के अंदर नहीं काटी हो, या किसान अपने खेत में जाके भी पैर भी नहीं रखा हो ना, वो भी फोटो सेशन करवा के और अपने वोट की अपील इस प्रकार से करते हैं। तो यही तो किसान को आज समझना पड़ेगा कि कौन लोग उसके साथ है, किस प्रकार की जो एक शैली में जो लोग बोलते हैं, या चुनाव के जो आखिर 15 दिन जो बात बोलते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको बहला फुसला के बहका के फिर उसकी बहकाव में आके हम वोट देते हैं, फिर 5 साल अपने आप को ठगा से महसूस करते हैं। तो ये समझने की बात है। वाकई में गंभीर मुद्दा था, आपने शायद सवाल उसको हल्का ले लिया, बड़ा अच्छा सवाल था उनका। चलो जी अगले कॉलर इनको भी ले लेते हैं हम। जी कौन सा बोल रहे हैं, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हो? मैं शिवानी से बोल रहा हूँ सर। बताइए शिवानी से, बताइए साहब। सर ये पूछना चाह रहा हूँ, 1.5 महीने से लगातार नहर में पानी नहीं आ रहा, और किसानों का भला कैसे होगा जब पानी नहीं आएगा, आगे की बिजाई नहीं होगी। बात वाजिब आपका। बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है किसानों को लेके। नहर के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, पीने के भी टोटा पड़ रहे हैं। आज के टाइम में पानी पीने वास्ते भी नहीं है। गांव में ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, वो इतना खराब है, उससे भी लोग बीमार हो रहे हैं। जी शायद ही ये कृषि मंत्री का क्षेत्र है, हम बताना चाहेंगे। बिल्कुल सर, कृषि मंत्री का जगते दलाल जी जी जी। तो सुखविंदर जी युवा हैं लुहारू से, पिछली बार इनके पास कार्यभार लुहारू का भी था, तो इनसे हम जरूर जानेंगे पर्सन। कृषि मंत्री के क्षेत्र में अगर ये हाल है तो फिर दावे किस चीज के? सुखविंदर जी से ये सवाल जरूर पूछेंगे। जी नाम बता दीजिए अपना। रमेश सर, रमेश जी शिवानी से। जी बहुत बड़ा पर्सन है आपके लिए, बताइए। देखिए जहां आप शिवानी और लोहारू की अगर बात करते हैं तो पिछले 5 वर्षों के दौरान जो मैं 2014 से 19 का समय बताऊं, तो वहां के लोग इस प्रकार के मंगल गीत गाते हुए भी सुने गए थे कि हमारे पास कभी पानी हमने नहरों में देखा नहीं था, कई साल हो गए थे, कई दशक निकल गए थे, और पानी हमने पहुंचाने का काम किया। बल्कि वहाँ के जो मेरे साथी विधायक उस वक्त के थे, ओम प्रकाश गोरा जी, उनकी विधानसभा में स्टेटमेंट थी कि भाई मैंने ऐसी बहुत सारी नहर थी उसमें पानी नहीं देखा, और मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का, कि हमारे क्षेत्र में भी पानी दिखाने का, पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। तो देखिए आज ये समस्या है वाकई में, हमारे दादरी क्षेत्र में भी, हमारे बाढ़ एरिया में भी पानी की, तो ये एक वाकई में बड़ा इश्यू है कि कम से कम पहली जो प्रायोरिटी हो पीने के पानी की होनी चाहिए, उसके बाद हम सेकेंडरी खेती की तरफ। दावे बड़े बड़े करती है बीजेपी सरकार। देखिए बात दावे की निकाम करके भी दिखाया, ऐसा नहीं है। तो पानी की समस्या कृषि मंत्री के क्षेत्र में। जी मैं बताता हूँ, बात कृषि मंत्री की भी नहीं है, बात ये है कि ये एक प्राकृतिक चीजें हैं, और उसमें हम अपना प्रयास ये कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पानी जो कम से कम हमारे हक का है वो मिले। तो उसके लिए थोड़ा सा एक आप पीछे तक भी जाएंगे तो आज से लगभग 20-30 साल पहले का एक आप देखेंगे, ये 80-90 के दशक की बात है, जब रेणुका कसाऊ बांधों के लिए मंजूरी हुई थी, और उसके बाद से वो सारा काम लचर व्यवस्था के कारण अटकता चला गया, और अब हमने थोड़ा सा उसमें तेजी किया है। समय लगेगा, लेकिन आज जितना पानी हमारे पास है उसमें भी हमारा ये प्रयास है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिले, चाहे
चाहे वो आपका सिरसा करनाल का क्षेत्र हो, चाहे अपना दक्षिण हरियाणा का ये क्षेत्र लगता हो, और कहीं भी कमी है तो हम भी, मैंने अभी पीछे ऊपर बात भी किया था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी ये समस्या आई थी और हम आगे भी इसके लिए बात करेंगे ताकि सिवानी के लिए या आपका जो ये दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है इसमें पानी की दिक्कत ना रहे। थैंक यू। अगला कॉलर ले लेते हैं सर जी। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? जी मैं पवन आर्य बात कर रहा हूँ शिवानी मंडी से। पवन आर्य जी, शिवानी मंडी से, बताइए। हाँ जी, माली साहब से सवाल ये है कि जैसे इनकी अभी पोस्ट देखी जाए, उनका फेसबुक का कहीं पे भी उन्होंने किसी भी किसान के मरने का, उनका आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द नहीं लिखे हैं। दूसरा, जैसे इन्होंने एक भी किसान से ये नहीं जाके पंचायत में ये बात नहीं कही है कि कहीं ना कहीं आंदोलन अब सही है गलत है। इनको आंदोलन के बारे में कुछ तो इनको कहना चाहिए कि ये सही है या गलत है, किस हिसाब से ये बोल रहे हैं। थैंक यू साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। थैंक यू साहब, थैंक यू जी। जी, आपकी पोस्ट देखी इन्होंने, अभी पूरा खंगाला है इंटरव्यू के दौरान। किसी भी पोस्ट में आपने आज तक जितने किसानों ने शहादत दी है, किसी भी आपने अब तक ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जिससे कि आप ये कह सके मैं किसानों के साथ हूँ। कभी किसी गांव में नहीं गए आज तक आप, कभी किसी कोई मीटिंग नहीं की आपने आज तक किसानों की, उनको संतुष्ट कर सकें, तो आप किस मुख से कह सकते हैं कि हम किसानों के साथ हैं? पवन आर्य जी, शिवानी मंडी से हैं जी, बताइए। जी देखिए, इनका जो सवाल है, इन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को देखा होगा या अपने तरीके से उसको तालमेल बिठाने की कोशिश की होगी। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि शहादत कहीं भी हो और संघर्ष कोई भी हो, आंदोलन कोई भी हो, वो कभी भी गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता उसको, बशर्ते कि ये कहें कि जो व्यक्ति मीडिया के सामने आके या मंचों के ऊपर बड़ी बड़ी बात करते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि आज जो सरकार है उसने ये काम नहीं किया और हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे। अरे भैया, उनसे तो ये पूछने की कोशिश तो करो कि जो लोग आज आपके मंच के ऊपर हैं, उन लोगों की भी कभी सरकारों में हिस्सेदारी होती थी, उन लोगों ने अपने समय में क्यों नहीं किया? आज बड़े बड़े दावे क्यों करते हैं जब उनकी सरकार में हिस्सेदारी नहीं है? तो ये राजनीति का विषय नहीं है इसके अंदर। जो आंदोलन के लिए इन्होंने कहा कि ये वाजिब है या नहीं, मैं ये कहता हूँ कोई आंदोलन गैर वाजिब नहीं होता। इसके अंदर भी किसान की समस्या है, मैंने शुरुआत में बताया आपको, और ये समस्याएं सिर्फ ये कृषि कानून को लेके नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हैं जो शायद मुझे ये लगता है कि काफ़ी हद तक अगर बातचीत शुरू वापस से की जाए, केंद्र सरकार द्वारा बातचीत वापस शुरू की जाए, किसान संगठन वापस बातचीत में जाएं, तो काफ़ी हद तक जो इतनी लंबे समय से समस्याएं चली आ रही हैं उनका शायद निराकरण हो सकता है। ये एक अच्छा मौका किसान के पास है। जी, आपसे अभी जानूंगा, अभी आपने पूरा उत्तर नहीं दिया, लेकिन मेरे पास कॉलर 2 जुड़े हुए हैं जी। साहब बताइए, क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं? सर नमस्कार जी, रोहतास कुमार रोहतक से बोल रहा हूँ सर। रोहतास कुमार रोहतक से बोल रहे हैं। डॉक्टर जोगिंदर मौर्य साथी बोल रहा हूँ जी, महाराष्ट्र जोगिंदर मौर्य साथी बोल रहा हूँ। अच्छा, उनके साथी बोल रहे हैं। बताइए साहब, रोहतक से बताइए। जी जी सर, मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ, 2 चीजें हैं, मुझे दोनों तरफ से गलती लग रही है। जैसे बीजेपी के भाई सब बैठे होंगे, मैंने आप देखा ना दीदी, ये विधायक जी हैं, विधायक जी बीजेपी के सबसे छोटी उम्र के विधायक सुखविंदर सिंह मांडी। अच्छा जी, तो मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये समाज से क्यों बच रहे हैं? समाज से क्यों बच रहे हैं? इनसे भी, हाँ, तो सीधा क्वेश्चन है कि जब ये आप मान लो पब्लिक ने इनको बगावत कर रखी है तो सामने तो आए, क्या बात है? संवाद तो ये खुद भी नहीं कर रहे बीजेपी के। अब तक किसी गांव में जाके संतुष्टि वक्त से कभी कोई सभा नहीं की है। जाते हैं तो पुलिस के साथ जाते हैं, पूरा अपना जमला लेके जाते हैं। नहीं, क्यों जाते हैं? पहले एक बात बताओ, जब इन्होंने वोट मांगी थी, मैं दोनों तरफ पूछना, थोड़ा सा मेरा 2 मिनट का लंबा सवाल हो सकता है। हाँ। मैं पब्लिक से भी जाना था और भाई साहब से जाऊंगा, ये समाज से क्यों बच रहे हैं? यदि आते हैं कोई बात नहीं है, लोग इनकी बगावत करते हैं, सो इनके कम से कम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई इनको जान से मार देगा। ये कह रहे हैं कि लोग मारेंगे हमें ना, और मारेंगे तो फिर मर जाना अच्छी बात है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कोई हम क्या बुरा हो गए? अगर मैं मुझे मानना है, आप घर जाए तो मेरे को शेर पे कहते हैं, शेर भी नहीं खाया जाता, तो इनको कितना डर क्यों लग रहा है? बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर जोगिंदर मौर्य के साथी हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, और ये प्रश्न मैं लगातार उठाता रहा हूँ। कहीं न कहीं बीजेपी के विधायकों की कमी है, अब तक संवाद नहीं बना पाए हरियाणा में किसानों के साथ। अगर ये आंदोलन हुआ तो उनकी वजह से हुआ है। जी जी जी, और दूसरी बात मैं पब्लिक से भी कहना चाहूंगा, हाँ। क्योंकि मुझे दोनों तरफ से ही गलतियां लग रही है भाई। लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि मैं सुना, मैं आपकी मोस्टली सुनता हूँ, क्या क्या कहते हैं, डंडे वो कर दो, तेल लगा लो, बक्कल काट दो, धागा कर दो, तो वो बात अलग चीज है भाई। एक बताओ, ये चुन लो, ये विधायक है, हमने ये चुन रखे हैं,
2 साल के बाद इलेक्शन होगा, फिर हरा देंगे। बहुत अच्छी बात तो है। ये मतलब एक बताओ, मेरा आपका प्रेम है, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, तो ये मेरे आते सामने मेरे गेट जैसा आप आओ, आपको काले जगह दिखाओ, नीले जगह दिखाओ, हरी जगह दिखाओ, कोई बात नहीं है। फिर ये क्या मतलब उनको घर पे आने नहीं देंगे, ये भी कोई बात नहीं बनती। बहुत अच्छी, थैंक यू साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। इन्होंने पब्लिक के लिए भी ये बोला है, तेल लगा लो, तेल पिला दो लठो के, तो ये कहाँ तक जायज है? पब्लिक की भी गलत बात है। काले झंडे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका फर्ज है, आपका राइट बनता है, लेकिन तेल लगा के लठ पिला के ये कौन सा राइट बनता है? आपके लिए भी बोला है और बीजेपी के लिए खिलाफ बोला है। जी क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो मैं आपकी बात को कोट डॉक्टर कर जोगिंदर बोल रही है जी, एक बात तो मैं आपकी बात को कोट करना चाहता हूं कि आपने कहा कि पुलिस के पहरे में मेरी आज तक की एक भी कार्यक्रम ऐसा दिखा दीजिए। मैं तो आज भी गांव में जाता हूं कि जहां मेरे पास एक भी कोई गनमैन के तौर पे भी अगर कोई हो, मैं कभी पुलिस को सूचना दे के मेरी जाने की आदत नहीं रही। रही बात कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारे जो चुने हुए लोग हैं, क्योंकि मैं तो अभी पूर्व विधायक के तौर पे हूँ, लेकिन जो चुने हुए लोग, पूर्व विधायकों भी इतनी चलती है बीजेपी में जितनी विधायक की सुनिए, चलती है। बात जी, चलने ना चलने की नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास समय था उस दौरान मैं लगातार लोगों के बीच में रहता था, चाहे वो जाट आंदोलन की भी बात हो तो उसमें भी मैं सबसे पहले अग्रणी तौर पे पूरे हरियाणा में सत्ता पक्ष का विधायक होते हुए मैं उसके अंदर मौजूद रहा था, उसके अंदर गया था, उनकी बात को मैंने वाजिब माना था उस वक्त भी। इसके अलावा हमारे यहाँ तो हड़ौदी में शहीदी दिवस का किया जाता है, कादमा कांड की जो बरसी मनाई जाती है, हमेशा सत्ता पक्ष का विधायक होते हुए मैं हमेशा उसमें गया हूँ। बारडा में कोई धरना रहा हो, दादरी में कोई धरना रहा हो, तो आज इसी प्रकार से संवादहीनता की वाकई में कमी है और इसमें लंबा पीरियड उन्होंने कर दिया। जब हमने लोगों के बीच में रहना है, आज नहीं तो कल को लोगों के बीच में जाना है, आज से 3 साल बाद चुनाव है, लोगों के बीच में हमें जाना है, तो आज उनके साथ बैठ के उनसे आप बातचीत क्यों नहीं करनी चाहिए? हो सकता है कि हमारी बात से वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई ना हो, कहीं ना कहीं हमारी बात से वो ये नहीं महत्व रखते हो कि या समझ ना पाए हमारी बात को, लेकिन हमें उनके बीच में जाना छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस प्रकार की शैली कि जैसे एक पंजाब का आपने उदाहरण देखा होगा कि भाई उसमें एक विधायक के साथ मारपीट की गई और चीज़ें की गई, इस प्रकार की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये हक किसी ने दे रखा है कि भाई आप अपनी बात को रखें, तो आपको ये भी दूसरे का भी व्यक्ति का हक नहीं छीन सकते कि वो अपनी बात को रखे। तो बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो जनता को भी थोड़ा सा अपने ऊपर सब्र रखना चाहिए और अपनी बातें हैं अच्छे तरीके से सरकार के सामने रखें। वो बेशक से आंदोलन लगातार जारी रखें जब तक उनकी बात पूरी नहीं होती, लेकिन किसी को किसी की बात को कहने से रोकने का भी किसी को अधिकार नहीं है। थैंक यू साहब। मेरे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए सर, उसको भी ले लेते हैं। जी बताइए, क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बड़ुआ से, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से रमेश बोल रहा था सर। रमेश जी बताइए, बड़वा से रमेश जी बताइए। गाड़ियों के अंदर लाइट की समस्या है सर। तकरीबन 100 गाड़ी है, वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही सर। बिल्कुल आती है तो भी 8-10 घंटे डिम लाइट आती है सर। ये तो पिछले शायद 7-8 साल से काम चला हुआ है बीजेपी का लाइट के लिए। जी कृषि बिल के लिए कोई समस्या तो बताइए। आज आपका बड़ा मुद्दा है लाइट के लिए, आज का आपके लिए हम थोड़ा सा सॉरी बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपका सवाल विधायक जी सुन रहे हैं, बैठे हैं मेरे साथ। हेलो जी बताइए, क्या कहेंगे? जी, लाइट का क्या मामला है इनका? ये कह रहे ढाणियों में बैठे हैं जी। आप पैड सिस्टम क्या बता रहे थे? जी, जी। वो आप तक नहीं लगे। जी, किस ढाणी का मामला है ये? भिवानी बड़वा के। भिवानी बड़ुआ। मैं ये कह देता हूँ, जितने एपी फीडर हैं हमारे, वो मेरी ही डिमांड के ऊपर पिछली सरकार के दौरान हरियाणा प्रदेश में जो आज पैट लग रहे हैं, वो मेरी पब्लिकली डिमांड थी और उस डिमांड के अनुसार सरकार ने ये तय किया था कि विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाई तो ये तय किया गया था कि हम पैट लगाएंगे, पैट लगा के गाँव की तर्ज पे हम ढाणियों में लाइट देंगे। और हमारा क्षेत्र ढाणियों में ज़्यादा रहने लग गया, तो इनकी बात वाजिब है। पैट नहीं लगा तो वो जल्द से जल्द लगना चाहिए। शायद आने वाले 2-4 महीने के अंदर हम सारी ये समस्या दूर कर लेंगे। जी एक कॉलर मेरे साथ और जुड़ा हुआ है। जी बताइए साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? सुभाष जी सफीदों से। सफीदों से सुभाष बुरा। बताइए सफीदों से सुभाष बुरा जी, क्या प्रश्न है? सर जब 500 सप्ते हो चुके किसान आंदोलन के अंदर, हाँ 500 सादत हो चुकी। नहीं बोला ना। और जनता की नजरों में बीजेपी वाले बिल्कुल गिर चुके, कहीं पर इनका प्रोग्राम नहीं होने देती। वास्तव में सही सवाल आपका। थैंक यू साहब। अभी पूछ लेते हैं, इनका साहब कहना है साहब जी। ये कह रहे हैं कि जनता की नज़रों में गिर चुके हैं, 500 सादत हो चुकी हैं, अब तक इन्होंने कुछ नहीं बोला, ना पुराने विधायक ने नए विधायक ने, अब तक किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या कहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आंदोलन कोई भी हो,
और उसमें अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है उसको हम समाज के तौर पे एक शहीद का दर्जा देते हैं। और मेरा ये मानना है किसी के घर से कोई भी बेटा गया है, उसका पिता का किसी बच्चे के सिर के ऊपर से हाथ अगर उठ गया है, या किसी महिला की भी इस दौरान अगर कोई हमारी मातृशक्ति बहनें हैं उनके भी अगर हमें घर से हमें छोड़ के रुखसत हो गया, अगर चली गई हैं, वो एक्सपायर अगर हो गई हैं आंदोलन के दौरान, तो देखिए हमारी संवेदनाएं हमेशा उनके प्रति होनी चाहिए। कुछ बयान इस प्रकार के बीच में आए भी हैं जो आपने और मैंने या आप जैसे साथियों के माध्यम से हमने भी सुने हैं सोशल मीडिया के दौरान। तो इन बयानों को बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं कहा जाना चाहिए और आपको संवेदना हर व्यक्ति के प्रति रखनी चाहिए। खासकर आप समाज से चुने हुए आते हैं, समाज आपको चुन के भेजता है, तो आप ऐसी बयानबाजी से बचते हुए और अपने आप को उनके साथ खड़ा करने का अगर काम करेंगे, अगर आप उनके दुख में साथ नहीं हो सकते तो आपको राजनीति करने का भी कोई अधिकार नहीं है। एक कॉलर मेरे साथ और जुड़े हुए हैं जी। नाम बताइए, क्या नाम है अपना? एक मिनट जी होल्ड कीजिए, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े। नाम बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए। सतपाल नारा बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बीजेपी सरकार या खट्टर सरकार या मोदी सरकार की जो कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। अभी इन्होंने 10 दिन पहले बोला था कि हम 24 घंटे में किसानों को पैसे देंगे। आज मैंने गेहूं डाले हुए 15 दिन हो गए हैं और अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। रोहतक से सतपाल नारा जी, थैंक यू साहब। अभी पूछ लेते हैं, विधायक जी मेरे साथ बैठे हुए हैं जी। आपने वादा किया था कि 72 घंटे में किसान के पैसे अकाउंट में आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो डिप्टी सीएम युद्धेश चौटाला ने कहा था ब्याज मिलेगा। और ये नारा जी हैं रोहतक से, अभी कह रहे हैं कि मैंने 15 दिनों के बीन दिए, अब तक तो पैसे नहीं है मेरे को ब्याज के मूल्य भी नहीं दिया गया। क्या कहेंगे? इंतजार कीजिए, शायद ब्याज के समेत ही आ जाए इनके पैसे। बाकी मेरा ये कहना है कि अकेली इनकी समस्या नहीं, बहुत सारे साथियों की इस प्रकार से समस्याएं ये आ रही हैं और सरकार ने जो अपना वादा किया था उसके अनुसार उनको समय अनुसार उनको पैसा देना चाहिए। ब्याज की तो एक अलग बात आती है कि वो कल को मिले ना मिले, लेकिन अगर सरकार ने कहा है तो शायद मिलना ही चाहिए उनको। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपने 72 घंटे दे दिया या आपने 48 घंटे दे दिया, 24 घंटे किसी चीज़ को टाइम बाउंड जब आप करके चलते हो तो आप बात उतनी कहनी चाहिए जो आप पूरी कर सकते हो। तो इनको 72 घंटे कहा गया था तो 72 घंटे देना चाहिए था। ये आज काफ़ी लोगों की समस्याएं हैं जिनके खातों में पेमेंट नहीं आई है। मेरे पास ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं तो मैंने बात ऊपर की भी है, तो शायद जल्दी इनका ये समाधान हो जाएगा, जब पेमेंट आ जाएगा जी। एक कॉलर और जुड़े हुए काफ़ी बार। हाँ जी बताइए, क्या नाम है भैया? बिट्टू कमोद से बोल रहा हूँ। अच्छा बिट्टू कमोद जी बताइए। सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, जो धान नहीं बोएगा उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे। तो गांव के बहुत से किसानों ने बाजरा बोया लेकिन उनके आज तक 7,000 रुपए नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सरकार ने स्कीम चलाई थी, ये कई गांवों की समस्या है जी। अभी पूछ लेते हैं, विधायक जी मेरे साथ बैठे हुए हैं जी। ये कमोद से हैं, ये कह रहे हैं कि धान बोएंगे तो 7,000 रुपये, नहीं बोएंगे 7,000 रुपये मिलेंगे। तो क्या अभी इन्हों को क्या पर्सन था इनका? अब तक एक पैसा नहीं मिला है और ये बीजेपी करेंगे झूठी पार्टी है क्या? और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ विधायक जी मौजूद हैं, सुखविंदर सिंह जी, युवा, बिल्कुल सबसे छोटी उम्र के बीजेपी के विधायक थे पिछली बार, ये अब मेरे साथ बने हुए हैं और लोगों की समस्या बहुत बड़ी है और शायद ही धरातल पे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आला नेता हैं वो कहीं ना कहीं जा नहीं पा रहे हैं जनता के बीच, उनकी समस्या शायद ही सुन नहीं पा रहे हैं। काफ़ी विकट समस्या है किसानों की, आमजन की, और किसान बिल पे खुल के बहस है। बाड़ा विधानसभा से अब तक ऐसा इनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आया है। शायद ही बहुत खुश है बाड़ा विधानसभा के लोग। सुखविंदर सिंह मांडी जो 5 साल अपना कार्यकाल पूरे करके गए हैं, अगर कुछ होता तो अब तक हमारे पास पर्सन जरूर आते जी। क्या कहेंगे इनको लेके? वो कह रहे थे पैसे मिलेंगे, उसके बाद बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, ऐसा अब तक कोई नहीं आया। खट्टर साहब ने घोषणा की थी। देखिए, एक बात तो मैं पहले बिट्टू जी का सवाल है, ये मेरी तरह पूरी तरह मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, लेकिन मैं इसका पता कर लूँगा। अगर इस तरह की कोई स्कीम सरकार ने दी थी कि भाई आप अगर धान नहीं बुआई करेंगे और उसके अनुसार आपको प्रत्येक एकड़ के हिसाब से कुछ मिलेगा, तो ये मैं आपकी इस वार्तालाप के बाद में मैं पता करके इसको, अगर इस तरह की थी तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरा, आपने ये कहा कि वार्डा से शायद सारे संतुष्ट होंगे मुझसे। मैं अगर मुझसे संतुष्ट
संतुष्ट होते शायद आज मैं दोबारा विधानसभा में होता। कहीं ना कहीं मेरे से कमियां रही होंगी, लेकिन ये मुद्दे जिस प्रकार के आ रहे हैं, जिस प्रकार से कॉलर्स बात कर रहे हैं, जो जो अपनी बातें रख रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के समक्ष या अलग है, ये प्लेटफॉर्म मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ये आपको इसके लिए फिर से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस प्रकार के कार्यक्रम आप लगातार करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है कि हम सीधे लोगों से टच में हो सकते हैं। जो आदमी हमारे पास मिलके बात नहीं कर सकता, वो कम से कम आज इस आपके लाइव के माध्यम से हमारे पास अपनी बात पहुंचा सकता है। तो ये बड़ा एक अच्छा माध्यम है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू। अगले कॉलर हमारे साथ, बताइए जी साहब, आपका प्रश्न बताइए क्या है। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, यदि उसके ऊपर 400 के पार साल तो हो चुके हैं बॉर्डर पर, और कृषि मंत्री ने हंस के उन्होंने कहा कि तो ऐसे ही मरते हैं, क्या वाजिब थी ये बात? ये नहीं थी। जी जी, 450 के पार। हेलो मोना जी, मैं कह रहा हूँ बॉर्डर पर 450 से ज्यादा साल तो हो चुके किसानों की। हाँ ठीक है। और कृषि मंत्री ने हंस के कहा कि तो वैसे ही मरते थे। ये बात कृषि मंत्री की वाजिब है या नहीं? बिल्कुल जी, अभी पूछ लेते हैं हम आपका प्रश्न। जी, कृषि मंत्री ने कहा, आपको ही पता होगा, वो एक वीडियो भी देखा होगा आपने, हंस हंस के बोल रहे हैं कि वो तो घर पे मरने थे। तो कह रहे हैं कि अब तो कृषि, ये इस तरीके के वर्ड बोलना बीजेपी के नेताओं का, ये कह रहे हैं किसानों के बीच तो आ ही नहीं रहे हैं, ये ना छोटी ना बड़ी, उसमें आप भी शामिल हैं कहीं ना कहीं। तो कह रहे हैं कि इस तरीके की बात बोलना कहाँ तक वाजिब है? देखिए, शायद जो मित्र थे उन्होंने उसके बाद का वीडियो नहीं देखा, किसी मंत्री जी ने उन शब्दों के लिए माफ़ी भी मांग ली, तो शायद ये अब सवाल नहीं बनता। परंतु मैं पहले भी कह चुका और अब फिर दोबारा कहता हूँ कि आप जनता के द्वारा बनाए हुए लोग हैं। हम जितने भी लोग हैं, हम राजनीति करते हैं। बेशक से आज मैं चुनाव हार गया हूँ, लेकिन 34,000 के करीब लोगों ने मुझे वोट दिया है। मुझे अपना उन्होंने साथी नेता अपना चुना है कि हमारी बात कहेगा। और ऐसे ही अन्य लोग भी जो जीत के गए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन लोगों को बिल्कुल भी आम जनता से दूर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन लोगों को जितने भी जनता के दुख दर्द हैं उनके अंदर शामिल रहना चाहिए, उनसे नहीं भागना चाहिए। और तीसरी बात, अगर आप कम से कम ये नहीं कर सकते दोनों चीज़ें, तो कम से कम उनके जले के ऊपर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। आप अपनी बात को बड़ी शालीनता से कहिए। आप अगर समाधान नहीं कर सकते तो उनकी समस्या को बढ़ाने का काम भी आपने नहीं करना चाहिए अपने शब्दों के द्वारा। तो ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सबको, इसमें मेरे को भी ध्यान देना चाहिए और बाकी जो अन्य साथी हैं उनको भी सबको ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई इनकी गलत बात नहीं है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी है ये। जी, मेरे साथ कॉलर कट गया। चलो मैं एक प्रश्न और जान लेता हूँ आपसे। चलो, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, मतलब कि अभी भारत की जनता को कुछ अपेक्षा, अब तक पहले अपेक्षा नहीं थी, हमारे काम नहीं होंगे, मतलब दबे हुए बैठे थे। तो अब उनको, तो आपने कहा मोदी जी बनने के बाद उसको कुछ मन में कॉन्फिडेंस आ गया उनको, हाँ अब हमारे काम पूरे हो सकते हैं। तो इसलिए हर साइड से कुछ न कुछ जैसे आवाज़ उठाई जा रही है, हाँ मोदी जी कर देंगे, उनके संज्ञान में आ जाएगा। तो किसान चलो वाजिब हैं या गलत है, वो बैठे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो मोदी जी इस बात को सुनेंगे और कहीं ना कहीं हमारी मतलब फ़ायदा होगा। तो एक बात को और लेके पूछ लेते हैं हम आपसे चलते चलते। अभी एक कॉलर और हैं, इनके पहले कॉलर ले लेते। बताइए जी, नमस्कार साहब, पहले नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अभय सिंह है और सर जी मैं डिस्ट्रिक्ट सिरसा से गाँव कंवाड़ी है जी मेरा। कंवाड़ी गांव सिरसा से बोल रहे हैं अभय सिंह जी, बताइए। डब्बा वाली हल्के से। डब्बा वाली, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, ये बीजेपी बड़े सुन ही नहीं रहे हैं जी। हमारे एक खरीब चैनल निकला था नहर वाला, हाँ, तो उस पे कम से कम 200 किसान परेशान है जी। दोनों साइड जमीनें आ गई, उनके पुल के कोई समाधान ही नहीं हो रहा। चीफ तक जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं जी। आपके विधायक हैं कौन बीजेपी के? बीजेपी के विधायक नहीं, हमारे कांग्रेस के विधायक है अमित शाह जी। उनसे अच्छा। मिले, उन्होंने कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया। रणजीत सिंह जी आए थे, उनसे मिले, बोले आपने उस टाइम ध्यान देना था। और जब नहर निकली थी तो उस वक्त तो ध्यान किसानों को तो पता ही नहीं था। अभी दोनों पास बोले बाद में अपने आप आपके पुल बन जाएंगे, और उसके बाद में कोई पुल बने ही नहीं है। 7 साल हो गए जी, कोई सुनवाई नहीं होती। एक मिनट जी, प्रश्न वाजिब है और ये प्रश्न आपका वाजिब मैं जरूर अभी करता हूँ। एक कॉलर और है, वो भी ले लेते हैं साथ साथ। हाजी जी, नाम बताइए साहब। हाँ, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मोनू झज्जर जी, बताइए। मेरा सुखबीर मांझी जी ये सवाल है कि किसानों के बात में सरकार क्यों नहीं सकती, जो 5 महीने हो लिए जो रोड पे बैठे हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू जी। 2 कॉलर हैं जी, पहले तो उसका जवाब ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं है, वहाँ से जनता ने कांग्रेस के नुमाइंदे को जिता दिया। अब आपकी सरकार है, जहाँ कांग्रेस का होगा वहाँ आप काम क्यों करेंगे?
वहाँ तो जनता को आपको दुखी करना है, आपने कोई सुविधा नहीं देनी, आपने आप तड़पते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुचलते रहेंगे, और इनको एहसास हो जाएगा बहुत बड़ी गलती कर दी हमने तो कांग्रेस को जिता के, अगली बार सोचते अपने आप वोट दे देंगे, कहाँ जाएंगे। तो कहीं दुखी करने की इरादा तो नहीं है ये सिरसा से, कलावाली से? देखिए, कालावाली का मामला है, सॉरी कालावाली नहीं है, डबाली का मामला है, डबाली का। और डबाली क्षेत्र मैं ये बता दूं कि तो देवीलाल परिवार का क्षेत्र रहा है। उनके अभी दुष्यंत जी भी हमारे डिप्टी सीएम हैं, नैना जी यहाँ बारडा से विधायक हैं, या रणजीत चौटाला जी हैं, और हमारे पार्टी के जिले के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथी आदित्य देवीलाल जी वहाँ जिलाध्यक्ष हैं। तो ये किसी भी स्तर पे अपनी समस्या बताएंगे, क्योंकि लोकल उनका मुद्दा है, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये हमारे पार्टी से जुड़े हुए सारे जो प्रमुख लोग हैं इनको किसी को बताएंगे तो उस समस्या का समाधान उनको करवाना चाहिए, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है। तो इसमें ये कोई कांग्रेस का विधायक बन गया या दूसरी पार्टी का बन गया, ये विषय नहीं आना चाहिए इस मामले में। जी पहले एक कॉलर ये ले लेते हैं जी, 1 मिनट होल्ड करो, मैं 2 कॉलर एक साथ ले लेता हूँ जी। नाम बताइए, क्या नाम है? हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ रोड पे 5 महीने हो गए, बॉर्डर पे ही क्यों करती सरकार? जी जी जी, आपका पर्सन अभी ले लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू साहब, आपका पर्सन हमने ले लिया। अच्छा जी, दादरी से मेरे साथ सनसपुर से भूपेंद्र जी बने हुए, बताइए जी क्या कह रहे हैं? जी मेरे को एक तो जो है ना ये ऑक्सीजन के बारे में सवाल पूछना है। जी विधायक जी बैठे हैं, सुन रहे हैं आपकी बात, सभी सुन रहे हैं, पूरा हरियाणा भारत देख रहा है, बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज जैसे आपको भी पता है, पूरे देश को पता है, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ। अपने हरियाणा में भी हालत बहुत खराब है। ठीक है, बता दीजिए। और सबसे जो बड़ा अपना जो पीजे रोहतक, उसने भी आज हाथ खड़े कर दिया, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है जी। अब भैया हम और मरीजों को नहीं ले सकते, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर की वो है। तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में सरकार ने क्या काम किए हैं अब से पहले। बात वाजिब आपकी सही है जी, अभी पूछ लेते हैं। ये भूपेंद्र है दादरी से, ये कह रहे हैं और सरकारों पर ठेकरा फोड़ते हो, इंजाम लगाते रहते हैं हम 24 घंटे। तो आपकी सरकार ने क्या कर दिया? गैस तक की किल्लत है, हर जगह मारा मारी हो रही है, तो आपने क्या कर दिया इतनी सालों में? जो इतना पैसा वो कहाँ गया, क्या मतलब सारी इसके क्या कहेंगे? ये कोरोना ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन गैस पर जी देखिए, ये एक आज का बड़ा ज्वलंत मुद्दा यही है कि आज जिस प्रकार के हालात देश के अंदर है, उन हालातों को देखते हुए हमने अपने आप को इस महामारी जो ये चली हुई है इससे अपने आप को बचाएं, अपने चाहने वालों को बचाएं, अपने यार प्यारे को सबको बचाएं, और एक जो पालना करनी है उसकी हम पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की है, या अपने घरों के अंदर अपने रह के जितना काम हो सकता है बाहर निकलने की बजाय वो करें, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी बीमारी है। और हमारा देश 125 करोड़ का देश है, इसके अंदर आज एक पैनिक बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, उससे भी हमें बचना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी, या बेड नहीं मिल रहे, या वेंटिलेटर नहीं है, या दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। हाँ है समस्याएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी हमें घबराना नहीं है। और हमारे जो साथी हैं इस तरह के अगर कोई ग्रसित भी इससे कोरोना से अगर हो जाता है तो हमें उसकी भी हिम्मत बढ़ाते हुए आगे उनकी जो व्यवस्था है, जितने दिन तक हम घर के ऊपर आइसोलेट करके उनको कर सकते हैं तो उसमें उपचार बड़ा आसान उपचार है, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये मेंटली ज़्यादा है, अगर आप मानसिक तौर के ऊपर इसको इतनी बड़ी चीज़ ले लोगे तो उससे आपको ज़्यादा नुकसान होने लग जाएगा। और वो आप कई बार देखते हैं कि स्कूल के दौरान भी हम रात को ये सोच के सोते थे कि यार कल तो एग्जाम होगा हमारा, और सुबह बुखार चढ़ जाए तो अच्छी बात है, और सुबह तक कई बार बुखार हो जाता था। तो देखिए चीज़ें मानसिक तौर पे ज़्यादा चलती हैं, हम इसको मानसिक तौर पे इतना दबाव ना रखें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बाकी समस्याएं हैं उनका भी, इनकी बात वाजिब है, उनका भी धीरे धीरे निराकरण करने का सरकार प्रयास कर रही है। जी नाम बताइए साहब, कहाँ से बोल रहे हो? मैं मुकेश बोल रहा हूँ दादरी से। दादरी से मुकेश जी, बताइए। जी ये रावल जी से बाईपास है, इस पे 3-3 फुट के खड़े हो रखे हैं, और ये 1 साल से है। अच्छा, यहाँ पर आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता, तो इसका कोई समाधान होगा? जी अभी पूछ देते हैं। जी दादरी से ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है, 3 साल से रावल दी कोई फाटक 4 साल से क्या की, इतने बड़े बड़े गड्ढे पैदल आदमी नहीं निकल सकता।
रावड़ी फाटक की नहीं कि शायद बाईपास का कहा हो इन्होंने, नया बाईपास है। बिल्कुल ये बड़ी बड़ी समस्या है। और आप ये देखेंगे दादरी के अंदर है जो धूल की इतनी ज़्यादा स्थिति है, पूरे दादरी के अंदर एक माहौल ऐसा रहता है, अंधेरा सा हो जाता है शाम के टाइम में, तो ट्रक जितने ज़्यादा निकलते हैं बाईपास से, तो उसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए वाकई में परेशानी है। हमने इसको काफ़ी बार ऊपर भी अवगत करवाया है और शायद इसका अभी पीछे भी मुझे कोई बता रहा था कि इसका टेंडर हो गया, जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। कभी आपने जाके देखा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखा है। मैं तो लगभग ये मान लीजिए हर 2-3 दिन में वहाँ से निकलना होता है मेरा, तो वो रास्ता चलने के काबिल ही नहीं है वाकई में, गाड़ी भी नहीं चल सकती, पैदल चलना भी दूभर है उसमें, और वहाँ रहने वाले लोगों की बड़ी समस्या है। ठीक है जी। बारडा विधानसभा से हैं जी। जी ये पहले तो आप अपनी आवाज़ आ रही है पीछे से, हमारी जो ये खबर चल रही है इसकी, इसको आप पहले अपना मंदा कीजिए, इसको आवाज़ को आप साफ सुन पाएंगे आप। हेलो, हाँ नाम बताइए पहले, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं बारडा हल्के से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे आपसे 2 सवाल हैं जी। मैं एक तो विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो किसान बिल है ये सही है या गलत है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये जो आंदोलन है, ये जो जाट बहुल इलाका है उसमें ही ज्यादा क्यों उभर है? क्या जाट समाज के अंदर सरकार के प्रति कोई नाराजगी है? बहुत बड़ा प्रश्न है जी, बहुत जबरदस्त प्रश्न उठाया आपने, वास्तव में काबिल तारीफ प्रश्न आपका जी। इसका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। नरेश कुमार बारडा से, आपकी विधानसभा क्षेत्र से, और ये भी युवा है शायद ही। जाट समाज से कोई पर्सनल बैर तो नहीं है बीजेपी का? ये किसने कहा? ये अभी ये कह रहे हैं कि कोई पर्सनल जो अभी आंदोलन चल रहा है, और एक पर्सन इनका और भी है, आपकी नज़र में ये वाजिब है या नहीं है? 2% क्या? मैंने शायद साथी थोड़ा लेट जुड़े होंगे, मैंने ये कहा आंदोलन कोई भी गैर वाजिब नहीं होता। आज ये बड़ी अच्छी बात है कि किसान अपनी बातों को लेके काफ़ी समय बाद, मैं ये देखता था किसान संगठन अपनी आवाज़ उठाते थे या कोई भी कॉल करते थे तो 100 लोग भी नहीं जुड़ते थे उसमें, और आज हज़ारों एक आवाज़ के ऊपर जुड़ते हैं। किसान संगठनों का मजबूत होना बहुत अच्छी एक शुरुआत काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिली है, कई सालों के बाद। और किसान संगठन मजबूत होंगे तो समय अनुसार किसानों की बात भी उठाई जा सकेंगी। और आंदोलन के अंदर क्योंकि समस्याएं इतने सालों से किसान की हैं, तो ये आंदोलन गैर वाजिब नहीं है। हाँ कुछ लोग इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, चाहे वो हमारे जैसे जो राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा संख्या दिखेगी वहाँ जाकर हम अपनी बात कहेंगे या लोगों के अंदर हाईलाइट होने का कई प्रकार प्रयास करते हैं। उन लोगों से थोड़ा सा बच के किसान संगठन अपनी बात अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में अच्छी बातें करे और सरकार भी उन बातों को सुने। एक तो ये, दूसरा आपने जाट समाज की बात जो साथी ने पूछी, मेरा ये मानना है अगर किसी को ये शंका है या जो ये जातिवाद की अगर कोई बात करता है वो गैर वाजिब और गलत बात करता है। हरियाणा प्रदेश की बात हो, पश्चिमी यूपी की बात हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो, दिल्ली सूबे की बात हो, ये जो एक एरिया है इसमें जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये। और आप 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, दोनों लोकसभा चुनाव के अंदर जाटों ने खुल के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। 2014 का 2019 का विधानसभा चुनाव की बात लें, बेशक हम चुनाव हार गए हों ये एक अलग विषय है, लेकिन जाटों ने अपने आप को भी पार्टी से अलग नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि इसको कोई जाट इसमें अलग है या कुछ है। हाँ सबसे बड़ी कौम किसान के नाते इस क्षेत्र के अंदर जाट है, तो वो जब बड़ी कौम है तो उसके लोग ज्यादा दिखेंगे। तो यही है, इसमें ये नहीं है कि जाट खिलाफ है भाजपा के, ये मेरा मत नहीं है, मेरा नहीं मानना इस तरह का। कोई सोचता होगा तो अलग बात है उसकी। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि हर कौम अपना, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है या अन्य कोई दल है, उसमें सब अपने अपने विचारों से जुड़े हुए हैं, कोई इसमें जाति से नहीं जुड़ के जाता कहीं पे भी। चलो शायद आपके सवाल से संतुष्ट हो चुके होंगे जो कॉलर थे। जी नाम बताइए जी, कौन बोल रहे हैं साहब? मैं टोनी शर्मा बोल रहा हूँ जी, काटमाडी चरखी दादरी से। टोनी शर्मा जी दादरी से? हाँ जी बताइए। दादरी में सिविल हॉस्पिटल है जी, और कोरोना काल की त्रासदी चल रही है, मेडिसिन का डॉक्टर अवेलेबल है नहीं यहाँ आज तक। सवाल तो बहुत वाजिब है जी, बीजेपी दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है। अब डॉक्टर मेडिसिन का नहीं है और इतना बड़ा हॉस्पिटल और जिला नया हॉस्पिटल है, और कोरोना के किसी भी पेशेंट को कोई एड नहीं मिल रही है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल है जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? टोनी शर्मा जी, दादाजी ने जो बात कही है ये व्यवहारिक बात है, और इस बात को ये सरकार ने भी आज देखना चाहिए,
कि चरखी दादरी जिला हॉस्पिटल था। मैं तो एक बात और भी इससे आगे बढ़ के भी कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकसभा के सांसद हैं जो धर्मवीर सिंह, आज बल्कि वो भी इस कोरोना काल में पीड़ित हैं, इस बीमारी से ग्रसित हैं अभी, तो काफ़ी उनमें सुधार हो रहा है। तो उन्होंने इस 1 साल के दौरान यहाँ कुछ वेंटिलेटर वगैरह भी दिए थे, व्यवस्थाएं उनकी तरफ से भी हुई थी, नारनौल में भी, महेंद्रगढ़ में, आपके भिवानी में भी दिए थे। तो अब तक उनको भी सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। यहाँ वेंटिलेटर की हमारे पास सुविधा नहीं है, यहाँ लोगों को तुरंत रेफर कर दिया जाता है, बल्कि आज स्थिति ये है कि पीजीआई में भी एक तरह से हाउसफुल जिसको हम कहते हैं, या जो और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी हाउसफुल हो गया। तो ये जिला जब बन गया, इस जिले के अंदर अब इतनी महामारी के अंदर यहाँ व्यवस्था नहीं है, ये वाकई में सोचने की बात है, चिंताजनक बात है। और इस बात को सरकार भी अपने स्तर पर देखे। अगर आपके द्वारा भी कोई साथी जुड़ा हुआ हो सरकार का, तो वो भी सुने। मेरे द्वारा भी ये बात पहले भी उठाई गई है और अब आगे भी हम इसको उठाएंगे, ताकि जल्द से जल्द ये व्यवस्था यहाँ हो, तब सही रहे। यहाँ पेडिट्रिशियन का या डॉक्टरों की कमी का जो मामला है, ये भी बहुत पुराना मामला है। हमने उस वक्त भी प्रयास किया था जब ये जिला बना था, जिला हॉस्पिटल बना था, और इसको मानते हैं कि हम इसको पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन ये व्यवस्थाएं होनी ही होनी चाहिए जिले के अंदर। जी हेलो जी, नाम बताइए। भूपेंद्र है जी, समस्तीपुर से जी। हाँ भूपेंद्र, बताइए जी। ये 1-2 सवाल और थे मेरे, वो रह गए थे भाई ऐसा है, कोई नहीं, बता दीजिए। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, एक बार कॉल करने के बाद दोबारा कॉल ना करें। हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और वो वंचित रह जाते हैं पर्सनों से। जी बताइए भूपेंद्र जी, बता दीजिए। एक तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बंगाल में इलेक्शन हो जी, सबको पता है। हाँ जी। और बंगाल की कोरोना की खबर कोई मीडिया नहीं दिखा रहा जी। बीजेपी वाले प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री, दिन में रैली करते हैं जी, शाम को भाषण देते हैं कोरोना पे। वहाँ की कोई चर्चा नहीं कर रहा जी। और देश में सारे जैसे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब कुछ भी हो गया, हाहाकार मचा हुआ, इतने केस हो गए, इतने हो गए, लेकिन बंगाल इतना बड़ा राज्य है जिस पर कोई खबर नहीं दिखा रहा जी। सारी मीडिया पता नहीं कि क्या हो गया, एक भी केस नहीं है बंगाल में कोरोना का। थैंक यू साहब। एक तो हाँ, एक और है जी, सुनो। हेलो हेलो। हाँ जी, एक हमारे गाँव में जी पानी की समस्या है पिछले 7 साल से जी। चलो पूछ लेते हैं जी, अभी पूछ लेते हैं। पानी की समस्या सनसुर में बनी हुई है जी, बताइए क्या थी। हाँ जी, क्या विषय था, पहला सवाल क्या था इनका? पानी की समस्या लेके चलते हैं, बाकी वो सवाल को छोड़ते हैं। वो कोरोना को लेके काफ़ी, ये होल्ड कीजिए 1 मिनट, आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अभी पर्सन ले रहे हैं हम, आपका थोड़ी 2 मिनट होल्ड कीजिए। सनसपुर में पानी की समस्या बनी हुई है, बाहर से टैंकर लाके पानी पीना पड़ रहा है लोगों को। 1000 रुपये के आए दिन देख के जा सकते हैं। 100 से 200 टैंकर भर के जाते हैं सनसपुर के अंदर। आपकी बीजेपी की सरकार बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन इस 21वीं सदी में भी पानी टैंकर भर के जा रहे हैं, तो फिर कहाँ के कैसे दावे आपके? नहीं, अगर इस तरह की कोई बात है, अगर समस्तीपुर के अंदर कोई बात है, तो उस चीज़ का संज्ञान में लेने का हम काम करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे। और जो आपका पीने के पानी की अगर कह रहे हैं, तो ये अगर पूरा बता पाते कि किस तरह की समस्या आ रही है इनको, तो हम और अच्छे से समझ पाते। बाकी मैं अधिकारियों से इस बारे में बात कर लूँगा। जी पानू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हल्का नारनौद है जी। राम राम जी, मना जी। नमस्कार जी, हल्का नारनौद से बोल रहे हैं। गाँव जी, पुट्ठी गाँव है जी मेरा जी। पुट्ठी गांव है, सामन पुट्ठी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बताइए साहब। अच्छा नेताजी से मेरा सीधा और सपट सवाल है जी, इनका मतलब खुद का पर्सनल स्टैंड क्या है जी किसान आंदोलन के ऊपर? और दूसरा, हरियाणा में जो ये स्थिति उत्पन्न करने की जबरदस्त कोशिश हो रही है, कोरोना की ये स्थिति पे आ गया जो टीवी पे दिखा रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं जी? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। 1 मिनट होल्ड कीजिए भैया, दूसरे कॉलर मेरे साथ है, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। हम पहला पर्सन ले लेते हैं, आपसे फिर बात करता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए आप जी। पर्सन आपने सुना? मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। ये सामन पुट्ठी से बोल रहे हैं, नारनौद हल्के से। ये कह रहे हैं कि आपका पर्सनल स्टैंड क्या है किसान आंदोलन को लेके। दूसरी बात, आपको टीवी में सब कुछ प्रचार किया जा रहा है, आप किसको दोषी मानते हैं कोरोना फैलाने को लेके, यह स्थिति उत्पन्न करने के लिए हरियाणा के अंदर? अभी तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न आगे हो सकती है, किसको दोषी मान रहे हैं आप कोरोना को लेके?
2% आपके लिए। देखिए अगर मेरा कोई पर्सनल स्टैंड की बात की जाए, मैं पहले ही बता चुका है कि किसान अपनी मांगों के लिए लगातार आज़ादी के समय, उसके बाद से लेके कोई छोटू राम जी के समय से लेकर आज तक का समय देखें तो लगातार वो संघर्ष करता रहा है। तो किसान के संघर्ष को कभी गैर वाजिब नहीं माना जाता। दूसरा, कोरोना फैलाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो इसमें अब किसी व्यक्ति विशेष का या किसी प्रकार का कोई नाम लेना बड़ा गलत हो जाएगा, या इस तरह की बातें पूछना भी गलत है ये। लेकिन हाँ, आज ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ 5-5 हज़ार से ऊपर केस आ रहे हैं, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ 1000 से ऊपर केस है, कई ज़िले ऐसे 500 से ऊपर केस है। तो सैकड़ों में तो लगभग हर ज़िला है इसमें। तो आज हम आपसी उठापटक को छोड़ के राजनीतिक तौर के ऊपर भी एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने की बजाय या किसी व्यक्ति विशेष को इसका जिम्मेदार ठहराना, ये चीज़ें करनी हम बाद में करते रहेंगे। बहुत हमारे पास सारी उम्र पड़ी है इस चीज़ों करने के लिए। आज आवश्यकता ये है कि हम आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने आप को इस बीमारी से बचाने का काम करें, ताकि एक जो भय का माहौल है उस भय के माहौल से छुटकारा होते हुए और हम अपने आप को बचा के अपने साथी की भी मदद करने का हम काम करें। इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। आज तो पर्सनल स्टैंड आपका क्या? मैंने बता दिया मेरा, मैं बता दूंगा। जी बबलू सोरान जी, वाइस चेयरमैन दादरी से, बताइए साहब। जी विधायक जी, हाँ बताइए। अभी दादरी नगर परिषद के अंदर जो नगर परिषद की जमीन है, इसके बारे में मैं विधायक जी से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। दादरी नगर परिषद की जो जमीन है उसको लेके आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? विधायक जी सुन रहे हैं, बता दीजिए, और पूरा देश सुन रहा है। जी मुन्नालाल जी, विधायक जी से क्वेश्चन है मेरा। जो दादरी के अंदर नगर परिषद की जो दुकानें हैं, पार्क, वाल्मीकि पार्क के अंदर जो 21 दुकानें बंदरबाद करके अपने चाहते पार्षदों को, चाहते अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को, ठेकेदारों को, नगर पालिका के अंदर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके बच्चों के नाम करने का जो काम नगर परिषद के चेयरमैन ने किया है, जी उसके बारे में विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि ये बंदरबाट जो की है, जो 100 करोड़ रुपए की जो जमीन है, मात्र कुछ किराए पे, मतलब दुकानों का किराया तो 1500 रुपए, और जो 2-2 कनाल की जो जमीन है, जो बेशकीमती जमीन है, उसका किराया मात्र 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दी गई है। जी अभी पूछ लेते हैं, शायद आपकी नॉलेज में नहीं हो गई, ये संज्ञान में है कुछ नहीं, मेरे जो ये बंदरबाट की है ये। जी हाँ, इस तरह की बात मेरे आगे आई थी। और बबलू जी ने जो प्रश्न किया है कि उनकी शायद शिकायत वगैरह इस तरह की जो थी वो शायद हमारे जिला अधिकारियों के पास भी या प्रदेश में भी इस तरह की शिकायतें ये गई हैं। और मेरा ये मानना है अगर कोई इस तरह का विषय कहीं है तो उसकी व्यवहारिकता के तौर पे जांच की जाए, और जांच करवा के उसमें जो भी चीज़ें हैं, अगर कहीं कोई गलत है तो उसको रोकथाम होना चाहिए। ये भी जिम्मेवार नागरिक हैं या चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो इनकी भी जिम्मेवारियां पूरी तरह बनती हैं कि ये भी इस तरह के मुद्दे अगर हैं यहाँ आपके नगर परिषद में तो उनको उठाना चाहिए, और अगर कोई गलत है तो उस चीज़ को रोकना भी चाहिए। तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। और मैं तो यही चाहूँगा कि अगर इस तरह की कोई बात है, वो हमारे जो चेयरमैन साथी हैं वो भी अपनी इस बात को लोगों के समक्ष रखें, क्योंकि इस तरह की लोगों के अंदर जब चर्चा होती है कि हाँ भाई क्या हुआ, कैसे कर दिया, गलत कर दिया, सही कर दिया, तो जब तक अपनी बात को नहीं रखेंगे तो जब उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हम। तो ये अधिकारियों को भी देखना चाहिए और ये अपनी बात को अच्छे तरीके से आगे रखें तो उसमें जाँच भी की जाएगी। जी शायद ही संतुष्ट हो चुके हैं बबलू जी आपके प्रश्न से। जी अभी आप कुछ बीच में सवाल पूछ जी। रहे थे, वो बीच में रुक गया आपका। तो नहीं, अभी कुछ कॉलर ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं कॉल नहीं दे पाऊंगा आज। पहले हमने बोल दिया था कि प्रश्न इनके होंगे जनता जनार्दन के और जवाब आप देंगे, तो मैं इसलिए बीच में मैं समय बर्बाद नहीं कर पा रहा कॉलर का। जी नाम बताइए सर जल्दी से। बबलू बोल रहा हूँ मुन्नालाल जी, खेड़ी सनवाल। खेड़ी सनवाल से बबलू जी बताइए। एक माइनर है खेड़ी सनवाल नाम से, 16 स्थल के बनने के बाद आज तक पानी नहीं आया, और सरकार ये वादे करती है तेल के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाएंगे। विधायक जी से पूछना था। अभी पूछ रहे थे खेड़ी सनवाल, एक माइनर है, आज तक पानी की बूंद नहीं आई और आप वादे करते हो आखिरी टाइम तक पानी पहुंचा दिया। जी क्या नाम, क्या बबलू नाम बताइए इन्होंने, बताइए। बबलू जी की सीधी पहुंच मेरे से भी ज़्यादा आगे तक है, तो जहां इनको उस प्रश्न पूछना चाहिए वहां ये पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी मैं इनको ये कहता हूं कि इनकी बात है, इनका सवाल आया है, इस सवाल को हम भी सरकार के समक्ष आगे रखने का काम करेंगे। जी नरेश कुमार जी बता दीजिए आपका सवाल क्या है। सर मेरा सवाल
सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या, ये नहीं पूछना चाहता कि किसान आंदोलन सही है या गलत है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये कृषि बिल सही है या गलत है। थैंक यू साहब, अभी पूछ लेते हैं, एक कॉलर और वो भी ले लेते हैं। जी बताइए सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने बहुत बार कॉल किया, मैंने आपके पास पहले कॉल की ना, भाई साहब से मैंने एक सवाल पूछा था। हाँ, जो अमृतसर से दिल्ली रोड है ना, हमारी जमीन आती थोड़ी। कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए पहले आप। मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट से है। कैथल से बोल रहे हैं जी, हरियाणा से, बताइए। मैंने इनसे सवाल पूछा था, हमारी रोड में जमीन आ गई, अमृतसर से दिल्ली रोड गया जो अपना कश्मीर जाना है, तो हमारी जमीन बच गई। मैंने बोला आप देश हित के लिए अपनी जमीन ना दान दे रहे हो, तो देश हित का ठेका सर किसानों ने ले रखा है, ये बीजेपी वाले ने देश का इतना ठेका नहीं रखा जी। पैसे मिले आपको जमीन के? हम देश हित में कर रहे हैं, जो हमारा नुकसान हो देश हित में, नहीं फायदा हो भी देश हित में। चलो चलो चलो, थैंक यू साहब। पैसे मिले आपको? पैसे नहीं मिले जी, अभी तक कुछ नहीं मिला। बाकी जो जमीन बच गई ना जी, इतनी सी जमीन है ना, फूल पौधे कुछ नहीं लगा सकते जी हम। चलो जी, थैंक यू। अभी आपका सवाल पूछ लेते हैं कैथल से आप। पहले तो वो जवाब दे दीजिए सर, नरेश का मतलब क्या कृषि बिल को लेकर बताए नहीं, सही है या गलत है? आप ये नजरिया स्पष्ट नहीं किया आपने। देखिए, मैं इसमें भी आपको, क्योंकि शायद इतना समय आप दे नहीं पाए, मुझे भी लगातार कॉलर आ रहे हैं, मैं इस बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये बता देना चाहता हूँ कि जो पीछे की हालात थी सर, छोटू राम से लेके और आज तक की हालात थी, क्या पीछे जिस प्रकार की व्यवस्था थी वो क्या ठीक थी? बहुत बाजी बात है। मोटे तौर पे आपको ये सोचना पड़ेगा, किसान को भी। मैंने जैसे ये कहा कि ये आंदोलन इसलिए मैंने वाजिब बताया है कि किसान की सिर्फ ये बिल की समस्या नहीं है, किसान की अनेकों समस्याएं हैं, और इस तरह के आंदोलन इसीलिए इतना लंबा चला है ये कि इनकी ये उनको ऐसा लगा नहीं कि हमारी कुछ बन पाएगी। आज उनको आस लग रही है मोदी जी से कि ये जो पुरानी दबी जी 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 वो उनको ये नरेंद्र मोदी जी से आस लग रही है, ये बंदा कर सकता है। हाँ, इसीलिए ये इतना लंबा आंदोलन चला है। और इसमें बहुत सारे विषय अभी आप देखते जाइएगा, कल को जब फिर से बातें शुरू होंगी, जब चर्चाएं इनकी वापस बैठकें शुरू होंगी सरकार के साथ, तो सिर्फ कृषि बिल के ऊपर बात नहीं रहेगी, चीजें और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें इन दिनों में और सारी इकट्ठी हुई होंगी अलग अलग धरनों के माध्यम, इस आंदोलन के माध्यम से, तो वो सारी बातें उठाई जाएंगी। तो आज जो ये तीनों बिलों की बात है, ये तीनों बिल तो सिर्फ इतना ही है कि आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो आपके हैं, नहीं करते तो आपकी तरफ से इनकार है। इन तीनों बिलों के अंदर भी अगर कोई संशोधन की बात है, वो भी सरकार करना चाहती थी कि वो बताएगा कौन? वो बताएगा किसान सीधा बात नहीं कर सकता, तो संगठन के माध्यम से करेगा। और जहां कहीं भी उनको गलत बात कोई लगती है या जो संशोधन करवाना चाहते हैं, वो भी ऑन द टेबल होगा ना, सिर्फ यस नो के अंदर काम नहीं चलेगा। तो इसके अंदर टेबल के ऊपर बैठ के और इसके अंदर संशोधन जितना भी करवाना है वो करवाना चाहिए। और ये वाजिब है या नहीं, आज कोई भी बात को अगर हम कहेंगे, देखो कोई भी सरकार रही है, उसने अपनी तरफ से जो योजना लागू की वो बेहतर के लिए की है, अच्छे के लिए की है, उसका कई बार नुकसान भी बाद में हुआ है या इस तरह के कुछ देखने को मिला है। तो अगर इसका कोई नुकसान होगा या फायदा, वो आगे समय पे पता लगेगा ना। आज तो ये सिर्फ घोषणा हुई, घोषणा होते ही इसके ऊपर आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, इसको रोकने का काम कर दिया गया। तो ये कुछ ना कुछ पहले की व्यवस्थाओं देख के एक नई व्यवस्था देने की कोशिश सरकार ने की थी। क्या पता अगर ये बुरा अगर होता तो 3 साल चुनाव के अंदर है, जैसा एक साथी ने और भी अभी शायद रोहतक से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई अगर ये लोग गलत करेंगे तो आपके पास 5 साल का समय है, अब 3 साल इसमें शेष है, इस योजना को एक बार लेके देखना चाहिए। अगर ये गलत लगती है तो 3 साल बाद घर पे बिठा देना, क्योंकि दूसरे लोग जो आज धरने, ये भी कहा कि लठ मारना, तेल पिलाना सरासर गलत। अब काले झंडे दिखाइए, आपका राइट बनता है। जी, धरने पे भी जो लोग बैठे हैं, जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सीना ठोक के ये बात कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम इस कानून को निरस्त करने का काम करेंगे। तो अगर हमारे इस कानून से किसी को आपत्ति होती है, किसी का नुकसान होता है, तो उनको 3 साल बाद उनको जिता देना, वो निरस्त कर देंगे इस बात को। लेकिन एक मौका देना चाहिए, सिर्फ कि हम सामने वाला क्या कह रहा है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए वो व्यक्ति कौन है और किस प्रकार की शैली का व्यक्ति है। आज मोटे तौर पे कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग इस आंदोलन में इतने ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे कि उन लोगों को जो ये लगता है कि इस आंदोलन के सहारे हम अपनी जो नैया है उसको डूबने से बचा सकते हैं, उसको इस बहाव के अंदर हम चला लें, तो इस प्रकार से वो लोग आगे। लेकिन आज भी आम किसान जो है वो इसमें बैठा है, उसकी अनेकों मांगे हैं और वो ये सोच के बैठा है, इसमें आम किसान जो बैठा है कि भी नरेंद्र मोदी हमारी मांगों को पूरी कर सकता है, तो आज हमें ये मौका मिला है, तो आज हम पीछे नहीं हटे। इस प्रकार की बात के साथ ही बैठे हैं। जी सुखविंदर जी, आप भी विधायक हैं, रह चुके हैं, सब पता है आपको।
कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आपके जो बीजेपी के नेता भी देख रहे हैं, मैं कईयों से फ़ोन करता हूँ, अब पर्टिकुलर नाम लेंगे, बहुत बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो एक ही बात बोलते हैं, लमसम मरवाएगा, गर्मा गर्मी चली हुई है, अब हमारा कहीं नाम नहीं है पब्लिक में, नाम और आ जाएगा, पता चल जाएगा, अरे ये भी तो विधायक है, पकड़ लेंगे कहीं। तो ये डर क्यों रहे हैं? संवाद, सभी अभी कितने कॉलर आए, ये कहे संवाद के जरिए ही बात बनेगी। जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं, अब आप भी मना कर देते हैं, नहीं नहीं भाई मुझे क्या है, अरे यार मेरे को मरवाएगा, इतनी गर्मी चली हुई है, तो आप भी बोल सकते थे, लेकिन आपने मेरे साथ बातचीत की, बेबाक तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें डर किस चीज़ का? तो वो संवाद ही नहीं करना चाहते। जब तक संवाद नहीं करे किसानों से तो बात कैसे बन पाएगी? क्यों डर रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं? कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ निकल जाएगा, इशू बन जाएगा, मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, किसान मार देंगे, झंडी उतार के जा रहे हैं, काले छे करके निकल रहे हैं टोलों से। तो ये क्या है, कब तक कहेगी ये? चलो एक भाई ने पर्सन बोला भाई तेल पिलाना लाठी गलत है, चलो ठीक है झंडे ले लो, आप आपका राइट बनता है, वो दिखा दो, इतना ही है। लेकिन ये भी उनका किसानों का गलत है, जो किसान रोहतक से बोल रहे थे, तो साथ साथ बीजेपी के लिए उन्होंने गलत बोला है। तो आपके इस बारे में क्या नज़रिया है? अगर आपके नेता आप चाहते तो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं ये ख़त्म नहीं हो जाता, अगर कोशिश करते, पब्लिक में जाते बिगर पुलिस के। अब आप 20,000 पुलिस लेके जाएंगे तो किसान पहले ही भड़क जाएंगे, किसान तो ये सोचे कि मारने के लिए आया ये तो पुलिस को लेके, अब आराम से तो जाते नहीं हो, क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसमें कई तरह की बातें हैं, आप इसको अलग अलग एंगल से देखने का काम करें। एक तो ऑन कैमरा जैसे आज मैं बैठा हूँ, बड़ी सहनशीलता का परिचय सबने दिया है, अच्छे तरीके से बात रखी है, और हमारे सामने कुछ बातें आई, हमने कोशिश की है कि उनकी बातों का जवाब दें। दूसरा आपने विषय रखा कि लोगों के बीच में जाने का। देखिए, एक तो ये होता है कि लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात रखें, जो सबका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन समस्या दूसरी आ गई कि कुछ लोग इसके अंदर इस आंदोलन को दूसरा रूप देके, आक्रामक रूप देके, और वो तो सुनने ही नहीं देना चाहते ना, कि आम लोगों को हम सुनने नहीं देंगे कि ये लोग क्या बताएंगे क्या नहीं। जब इस तरह की बातें होंगी, आपको विरोध करने का अधिकार, आप मत सुनो ना, जिसको नहीं सुननी वो दूसरी तरफ चले जाए, वो उसमें कार्यक्रम में ना आए। लेकिन कार्यक्रम नहीं करने देंगे तो ये तो साफ सुथरी बात है कि वो लोग ये चाहते ही नहीं कि हम लोग लोगों के अंदर जाएं और लोगों के अंदर बात करें। तो कम से कम इतना एक थोड़ा सा शांति सबको रखनी चाहिए कि अगर अपनी बात आप कहने का हक रखते हैं तो सुनने का भी आपको हक रखना चाहिए। आप मौका तो देना सरकार के लोगों को, वो अपनी बातों को रखे। अब आप शुरुआत से ये कह रहे हैं कि भाई संवाद की कमी रही है, अब संवाद करे तो करे कौन, वो करे तो कहाँ करे? आप सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते सिर्फ इसलिए कि हम बात नहीं सुनेंगे उनकी। आप प्रदेश के जो और नेता हैं उनके कार्यक्रम के अंदर विघ्न उत्पन्न करते हैं। ये विघ्न उत्पन्न कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? ये चीजें सोचने की आम किसान इन बातों को अब सोचने लगा है, देखने लगा है, और वो ये मानता है कि भाई हमने अपनी बात कह दी। हमारी बात का समाधान कब होगा? जब सामने वाले को हम व्यक्तिगत सुनाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं वो ही काम करके देंगे। और सरकार के लोगों को उनके बीच में नहीं जाने दिया जा रहा है। वो जो बीच की कड़ी होती थी उसमें दीवार बनने का जो एक काम है कुछ लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आम किसान हमारी भी सुनना चाहता है और हम उनकी लगातार सुनते आए हैं। पिछले 5 साल के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने जितना किसान के लिए काम किया उतना शायद पिछली सरकारों ने नहीं किया था, और अब भी करने की एक मंशा है कि हम किसान के लिए लगातार काम करें और इनकी एक जो जीवन शैली है आर्थिक रूप से उसको समर्थ बनाने का काम करें। लेकिन ये मुन्ना जी तभी संभव होगा जब जो बीच की दीवार है उसको तोड़ते हुए हमें अपनी बात कहने का मौका मिले। मेरा तो चलिए कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई विरोध या इस प्रकार की चीज नहीं हुई, ना कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम भी हुआ है। लेकिन जो लोग सरकार के अंदर बैठे हैं, चाहे वो मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं या केंद्र के जो नेता हैं, उन लोगों को सीधा संवाद किसान से तभी संभव है जब ये बीच के जो लोग हैं जो रोड अटकाने का काम करते हैं ये हटेंगे उसमें से। जी एक हाँ नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? आज मेरा हल्का झज्जर है। आकेड़ी मदनपुर गाँव है जी मेरा। अच्छा, झज्जर से बोल रहे हैं, कौन सा गांव बताया? आकेड़ी मदनपुर। मदनहेड़ी? आकेड़ी मदनपुर। आकेड़ी, हाँ आकेड़ी, ठीक है ठीक है, मदनपुर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हमारे गाँव में समस्या 4-5 से खारा पानी पी, बिल्कुल बोर का पानी पी रहे, खारा पानी। तो जी आप झज्जर से आते हैं और खारा पानी पीने को मजबूर हैं, कितने दिन से मजबूर हैं? ये मान लीजिए अब 4 साल हुए हैं, खारा पानी, बिल्कुल खारा पानी सप्लाई होगी। 4 साल से खारा पानी पी रहे हैं। उससे पहले मीठा आता था आपका पानी? नहीं, जो पाइप ब्लॉक हो गया ना, वो जो पाइप लाइन थी नहर से जुड़ रही है ब्लॉक हो गई। तो खुलवाए कौन? आपका विधायक कौन है? विधायक कितना भूख
बुक्कल है जी, हमारी कांग्रेस की है। कांग्रेस के हैं, वही समस्या आती है। कितना बुक्कल जी। हाँ, उनके चलते नहीं है, वो तो यही कहेंगे। चलो, आपका नाम क्या बताया आपने? नाम जय भगवान है जी। जय भगवान जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जहाँ आपके विधायक नहीं है, देखो सुखविंदर जी, आप विधायक रह चुके, और मैं जनता पूरे देख रही है, पूरा भारत देख रहा है अभी आपको। जहाँ आपका विधायक नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ दुखी करने का काम तो आपकी सरकार कर रही है, चाहे किसी तरीके से लगा लो। गीता बुक्कल है, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है इनका 4 साल से, देख लीजिए आप। देखिए, ये पहले की एक परिपाटी इस प्रकार की रही हमेशा से कि जहाँ सरकार का या सत्ता पक्ष का विधायक हुआ वहाँ काम हुआ, और विपक्ष का है वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता था। मेरे जो पिछले 5 साल की जो टर्म थी, उस दौरान ये पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रत्येक विधायक को, कि चाहे वो किसी भी पार्टी से चुना हुआ हो, उसको 2 करोड़ रुपए की वैकी ग्रांट उसको विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत उसको दी गई थी। और इसके अलावा भी उनको 5-5 करोड़ रुपए हर विधानसभा के उनको जो पंचायती राज के काम है उनके लिए दिए जाते थे। विधानसभा में जो मुद्दे उठाए जाते थे, मैं तो अनगिनत ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। कांग्रेस के लोग, या उस टाइम लोकदल की भी काफ़ी संख्या थी, लोकदल के जो लोग थे वो अपने क्षेत्र में कोई स्कूल की, कॉलेज की और मांगे उठाते थे। विधानसभा में उनको ये कह दिया जाता था कि हाँ, आपके इतने दिनों में ये रोड बन जाएगा, ये स्कूल की हो जाएगी, ये कॉलेज की हो जाएगी। अनेकों बार ऐसे उदाहरण मिले हैं। तो ये तो एक ऐसा उदाहरण इस सरकार ने जो पेश किया है कि ये किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करती। ये सिर्फ जो राजनीतिक लोग हैं जो चुन के आ जाते हैं, वो अपने कॉलर बचाने के लिए और दूसरे के ऊपर, सरकार के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं और अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है, अगर गीता बुक्कल जी वहां से विधायक हैं, अगर वो अच्छे तरीके से अपनी बात को ऊपर रखेंगी तो उनकी बात को मोड़ने वाला कोई नहीं है। और ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। अगर कोई पाइपलाइन की समस्या है, कुछ भी है, तो इसके लिए तो उनको ऊपर सरकार में कहने की आवश्यकता नहीं। डिपार्टमेंट में वो तो प्रभावी रही है, मंत्री रही है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो आपकी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, यानी कि 4-5 साल उनकी खुद की नीयत काम करने की नहीं होती और वो सिर्फ सरकार के ऊपर ठीक रहा। वोट तो बीजेपी भी, यानी कि हमारी ग्रांट रोक दी, हमें धक्के मार के बाहर निकल जाते, हमारी सुनते नहीं। मैं तो ऐसे आप उदाहरण निकाल के लेंगे, जब वैगी थी, हर विधायक के लिए थी, हर विधायक के 5-5 करोड़ की योजना उसकी मंजूर की जाती थी, उसके बावजूद भी सरकार के विपक्ष में जो लोग बैठे होते थे वो लोग अपनी ग्रांट देते नहीं थे और गांव में ये बात कहते थे कि सरकार हमें कुछ देती नहीं है। तो ये भी देखने को मिला है। सिर्फ राजनीति का ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए। जनता ने आपको चुन के भेजा है, आज जो सरकार है उसके साथ आप मिलकर काम कीजिए, आप उससे काम करवाइए। अपने आपकी व्यक्तिगत विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है, वो अपनी अलग है, वो अपनी चलाइए ना, कौन मना करता है। लेकिन उस चक्कर में आम लोग क्यों पीछे? जी एक बात और पूछ लेते हैं अब चलते चलते आखिर में आपसे। बाड़ा विधानसभा में बहुत विकट समस्या है। सभी लोग कहते हैं कि नैना चौटाला हमारे जो विधायक हैं वो मिलती नहीं है। अब इस बारे में आपका क्या नज़रिया है? अब 5 साल रहे, अब क्या लगता है आपको इन 1.5 या 2 साल में बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कामों से संतुष्ट हैं या नहीं है? एक तो ये जानना चाहूँगा। एक मिलने का बहुत बड़ी विकट समस्या है, मिल नहीं पा रही हैं। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपसे जानना चाहूँगा आप कितने संतुष्ट हैं और क्या होना चाहिए इन 2 साल के अंदर? देखिए, इस सवाल का जवाब मुझसे आपने नहीं लेना चाहिए था, ये तो आम जनता से पूछिए, क्योंकि मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और अगर कोई इसमें सुन भी रहा होगा तो उसको यही लगेगा कि भाई ये तो उसके सामने चुनाव लड़ा था तो आज ये तो पक्ष में बात कहेगा नहीं। इसमें तो देखिए जनता जो कहेगी, आपका नजरिया। देखिए, मैं इस बारे में नहीं, आप मेरे से हरियाणा का कहीं का सवाल पूछेंगे मैं उसमें बता सकता हूँ, राजनीति के ऊपर भी। लेकिन व्यक्तिगत जहाँ मेरी बात आ जाती है उसके अंदर मेरा बोलना ठीक नहीं है। बाकी आम जनता ने जिनको चुन के भेजा है उनके बारे में उनको लगातार, आम लोगों से लगातार संपर्क में रहना चाहिए, उनके काम करने चाहिए। समस्याएं बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे समय में सारी चीज़ें दूर हो गई थी, जो मैं दूर नहीं कर पाया आज वो सत्ता के पक्ष के अंदर हैं, तो उनको अपना यहाँ लोगों के बीच में रह के उनको दूर करनी चाहिए समस्याएं। लेकिन मेरे से व्यक्तिगत टिप्पणी इस बारे में मत लीजिए आप। काम के लिए बता दीजिए, क्या काम से संतुष्ट हैं? काम से जो आपने जो 5 साल में किया उससे जनता कितनी संतुष्टि? अब इन 2 साल में आप संतुष्ट जो काम हो रहे हैं छोटे मोटे बड़े अफसरों में, ऑफिसों में, जैसे क्या लगता है? देखिए, अगर आप मेरी विधानसभा की चर्चा अगर करें तो मैंने भी अपने समय में काम बहुत करवाने का किया। आज भी जो जितने भी काम चल रहे हैं वो पिछले 5 साल की योजना में जो पैसा जारी किया गया था उसी के सारे काम चल रहे हैं। नया पैसा अभी तक जारी नहीं हुआ है, चाहे वो पीने के पानी की 200 करोड़ के करीब योजना है, कोई कॉलेज की है, कोई रोडों की है, और सारी जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं वो उसी दौरान की कुछ पाइपलाइन में थी जिनका बजट बाद में मंजूर हुआ है, लेकिन वो सब चीज़ें 19 से पहले की हैं, नई अभी तक शुरू नहीं
हो पाई हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि शायद मैं उनके मापदंडों के ऊपर उस प्रकार से खरा नहीं उतर पाया, इसलिए मेरे को लोगों ने रिप्लेस करके यहाँ दूसरे को चुनने का काम किया। लेकिन मैं इस क्षेत्र के नागरिक के नाते ये कहना चाहूँगा, राजनीतिक मेरी विचारधारा मेल खाओ नहीं खाओ एक अलग विषय है, लेकिन मैं एक व्यक्ति, इस क्षेत्र का व्यक्ति होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि जिनको यहाँ से जिता के भेजा गया है उनका ये दायित्व बनता है कि लोगों से मिले और कोई भी कार्य है हम भी उसके अंदर सहयोग करें। बेशक से चुनाव जब आएगा उस दिन चुनाव की बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये विषय होना चाहिए कि हम बारडा के कामों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे कैसे लेके जाएं, क्योंकि हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसको अगर आगे लेके जाना है तो हम ये विरोधी राजनीति को छोड़ के और हम आपस में तालमेल करके अगर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे इसमें। सुखविंदर जी, हमारे साथ बातचीत की आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाला। हम फिर कभी, काफ़ी लंबी चौड़ी बात है वो आज पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड जब भी बातचीत करेंगे खुल के बातचीत करेंगे उन विषयों पे भी, तो इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं, आपने अपने कीमती समय निकाला। थैंक यू, धन्यवाद जी। आज सिर्फ राजनीति की बातें नहीं थी, आज तो सिर्फ किसान की और उनकी समस्याओं को लेके ये बातें थी और दूरभाष के माध्यम से काफ़ी लोगों ने अपनी बातें भी रखी है और हमने प्रयास किया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अभी नोट करने की है और जिनको हम समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। और जिस दिन आप राजनीतिक विषय के ऊपर बात करना चाहेंगे उस दिन बेबाक तरीके से उस पर भी बोलेंगे, लेकिन आज विषय जो था बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस बात को मैं फिर से ये अंतिम शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ आज के कि हमें दीवार को तोड़ना होगा, आपस के अंदर सरकार के लोगों से संवाद कीजिए, अपनी छोटी छोटी से लेकर बड़ी बातों को भी सरकार के समक्ष सीधे तौर पे आप नहीं रखेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों के तौर पे नहीं रखेंगे, उनके सामने नहीं रखेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दूसरा ये कि जो राजनीतिक लोग हैं, बेशक उनका भी काम है, वो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं या आगे उनकी इच्छाएं हैं, कोई 2024 के लिए प्रयास कर रहा है, उनकी भी इच्छाएं हैं, उन लोगों की भी बात आप सुनिए, मैं उनके लिए मना नहीं करता, लेकिन उनकी बात को सुनते हुए सरकार के अंदर जो लोग आपने अपने चुने हुए लोग जो बिठा रखे हैं उनकी बात को भी आप सुनेंगे तो ही एक बीच का रास्ता कि हाँ इसके अंदर क्या ठीक है क्या गलत है, और अगर गलत है तो हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये आपस में बातचीत से समाधान होगा। तीसरा, कोरोना काल है, इस काल के अंदर किसी भी सरकार को या आज ये कोसने का समय नहीं है। आज हम सब उचित दूरी का पालन करें, अपने आप को पूरी तरह साफ सुथरा रखें और बाहर जाने से जितना हो सके बचें। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्थिति ये है कि लोग ये मानते हैं कि हमारा कोरोना के बिगाड़ देगा या इस तरह की बात करते हैं। मेरा ये उनसे सबसे निवेदन है, जो भी साथी बुजुर्ग माताएं बहनें देख रही हैं आज आपके माध्यम से, कि इस कोरोना काल में ये वाकई में एक बड़ी बीमारी के तौर पे आ गया और आज आप किसी के आगे हाथ फैलाने को मोहताज हों, उसकी बजाय अपना खुद का बचाव करें, अपने घर परिवार सदस्यों का बचाव करें, उसके बाद अपने साथियों का, और आप घर पे रह के इस प्रकार के संदेश देने का भी काम करें कि आज कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। घरेलू नुस्खे इतने प्रकार के हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी, जो आंतरिक क्षमता है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। आपके पास इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, सौंठ है, बहुत सारी ऐसी चीजें आप गूगल पे करेंगे, अखबार में भी रोजाना इस तरह की चीजें आती हैं। तो आप उन सब नुस्खों को अपनाने का काम करें और घर पे रहें, अपने और अपने अपनों का, अपने जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, उन सब का जीवन आपके अपने हाथ में है, आप उनका भी बचाने का काम करें। और हमारी ये सरकार से भी ये एक निवेदन है कि दोनों जो मुद्दे हैं, आज कोरोना की बात है तो इसमें व्यवस्थाएं सरकार जितनी तेजी से कर सकती है वो करे, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जान की पूरी कीमत है, उसकी कीमत का आप कोई आंकलन नहीं कर सकते। तो सब अपनी जगह अपनी अपनी कीमत रखते हैं। दूसरा विषय जो किसान आंदोलन का है, इसमें भी केंद्र से जुड़े हुए लोग, क्योंकि प्रदेश का मुद्दा नहीं है ये, केंद्र के जो लोग हैं वो एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो और जनता जो है वो बीच की दीवार, जो लोग इसमें विरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, जो मुद्दे को समाधान नहीं चाहते, उनको भी समझे, उनको भी देखे और उनको भी दूर करने का प्रयास करे। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ ये सुखविंदर सिंह मैंडी बारडा विधानसभा से विधायक थे, ये बीजेपी के, और युवा विधायक थे, सबसे छोटी उम्र के। बड़ी बात थी, 5 साल इन्होंने वहाँ बारडा विधानसभा में रहे लोगों के बीच, और अब भी ये जाते हैं
वो लोगों के बीच भी रहते हैं, सुख दुख में उनके काम भी आ रहे हैं। तो इनका बिल्कुल साफ़ सुथरा कहना है, किसानों को कहीं ना कहीं मोदी जी से आस है। और 17 साल में पहली बार ऐसा कोई बंदा आया है कि हर व्यक्ति को, हर आदमी को उनसे कोई ना कोई अपेक्षा है, हाँ ये हमारा काम ज़रूर करेगा। पहले क्यों नहीं खड़े हुए किसान, पहले क्यों कि जनता जनार्दन इतने दबे दबे काम थे वो क्यों नहीं हुए, कि उनको आस नहीं थी। आज मोदी जी से आस है, तो किसान भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है कि उनको आस है कि मोदी जी कुछ कर पाएंगे। संवाद के जरिए ही हल निकलेगा, संवाद शुरू करना चाहिए। कोरोना काल में इन्होंने साफ निर्देश दिए हैं, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए, साफ़ सुथरे रहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में किसी बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता से फिर मिलते हैं, कृषि बिलों को लेके बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। और सुखविंदर मेंढी जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ फिर कभी राजनीतिक चर्चा होगी और वो भी बेबाक तरीके से। और राजनीतिक चर्चा होगी तो खुल के बातचीत होगी। आज सिर्फ कृषि बिलों का मुद्दा था, लेकिन फिर भी कई भाइयों को मैं कॉल नहीं उठा पाया और कईयों के दोबारा कॉल आए हैं, तो वो मैं कोई औचित्य नहीं आया। तो एक बार ही कॉल करें, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों की लगातार। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।